I'm Muzammil. Today we are going to start a new chapter from Robbins which is known as न्यूप्लेजिया। तो आज हम इंशाल्लाह न्यूप्लेजिया के बारे में बात करेंगे। न्यूप्लेजिया क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। न्यूप्लेजिया अगर हम इसको स्प्लिट करें दो वर्ड में तो हमारे पास न्यू मीन्स न्यू और प्लेजिया मतलब ग्रोथ। तो न्यू ग्रोथ इज कॉल्ड न्यूप्लेजिया। ठीक है, द न्यू ग्रोथ प्रोड्यूस इज कॉल्ड न्यूप्लाज्म। ठीक है, तो ये हमारा पास था न्यूप्लेजिया के बारे में डिफिनेशन। ठीक है, मतलब इसके वर्ड मीनिंग था। अभी इसकी एक्चुअल डिफिनेशन पे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये हमारे पास एक नॉर्मल सेल है। ये क्या है? एक नॉर्मल सेल है जिसमें हमारे पास ये बीच में क्या है? न्यूक्लियस है, बीच में डीएनए है, ऊपर क्या है हमारे पास? ग्रोथ रिसेप्टर। ये क्या है? ग्रोथ रिसेप्टर, जहां पर हमारे पास क्या बाइंड होगा? ग्रोथ फैक्टर आके बाइंड होगा। अच्छा, ग्रोथ फैक्टर हमारे पास क्या होता है? स्टिमुलस होता है। ये मेरे पास क्या था? ग्रोथ रिसेप्टर है सेल पर। हर सेल में हेड टू टो तक हमारे पास क्या होता है? ग्रोथ रिसेप्टर होता है, जहां पर आके हमारे पास कौन बाइंड होता है? ग्रोथ फैक्टर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टिमुलस। ये जब बाइंड होगा तो सेल विल अंडरगो माइटोसिस, मतलब सेल डिवीजन में जाएगा और क्या करेगा? दो सेल बना देगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा सेल डिवीजन का मेथड होता है। हमारे पास सेल कब सेल डिवीजन में जाएगा? जब उसके पास ग्रोथ फैक्टर ये स्टिमुलस आएगा, देन वो हमारे पास किस में जाएगा? माइटोसिस या सेल डिवीजन में। लेकिन न्यूप्लेजिया के अंदर क्या होता है? रोबिन्स के अंदर एक डिफिनेशन लिखी हुई है, एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू which is uncoordinated and the growth is exceed with that of normal cell। हमारे पास क्या होगा न्यूप्लास्टिक सेल के अंदर? वहां पर भी हमारे पास ये सेल है, ग्रोथ रिसेप्टर होगा। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया? हमारे पास वहां पर ग्रोथ फैक्टर की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास ग्रोथ फैक्टर नहीं आएगा और ग्रोथ हमारे पास हो रही है तो हमारे पास कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो यहाँ पर दोबारा क्या है? ये डीएनए है और ये सेल अंडरगो माइटोसिस जाएगा, सेल डिवीजन में जाएगा विदाउट एनी स्टिमुलस। तो ऐसा सेल जिसमें हमारे पास सेल डिवीजन में जाए विदाउट एनी स्टिमुलस। ठीक है, और अच्छा ये बात याद रखनी, स्टार्टिंग में हम लोग स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद हमारे पास सेजेशन ऑफ स्टिमुलस के बाद भी हमारे पास क्या होगी? ग्रोथ हो रही होगी। तो हमारे पास न्यूप्लेजिया की डिफिनेशन क्या होगी? एबनॉर्मल मास है। देखें, हमारे पास ग्रोथ फैक्टर नहीं है, स्टिमुलस नहीं है, तो हमारे पास ये सेल डिवाइड होता ही रहेगा। 1 से 2 बनेगा, 2 से 4, इसी तरीके से हमारे पास एक्सपोनेंशियल रेट से सेल इंक्रीज होंगे। एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू है ये। एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू growth of which exceed and it is uncoordinated with that of normal cell and the growth remains active even after the removal of stimulus। ठीक है, तो स्टिमुलस का देना जरूरी है, लेकिन उसके बाद हमारे पास अगर स्टिमुलस ना भी हो तो हमारे पास क्या होगी? सेल डिवीजन होगी। तो ये सारा का सारा हमारे पास बात थी किसके बारे में? न्यूप्लेजिया के बारे में। अभी हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूप्लेजिया। आया हमारे पास कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं न्यूप्लेजिया के? तो कंपोनेंट्स में हमारे पास क्या आएगा? दो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास। एक होते हैं जो सेल्स होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पेरेन्काइमल कंपोनेंट, और दूसरा हमारे पास जो सपोर्टिव कंपोनेंट होते हैं जिसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, तो पेरेन्काइमल सेल में ट्यूमर सेल्स आएंगे। ठीक है, और स्ट्रोमा में हमारे पास ये कनेक्टिव टिश्यू होगा। ठीक है, ब्लड वेसल होंगी, लिम्फ होंगी, ये तमाम चीजें किसमें होंगी? स्ट्रोमा में, जो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अगर एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें हमारे पास जो पेरेन्काइमल सेल है ना, वो बहुत ज्यादा कोलेजन सिक्रीट करेगा। इफ कोलेजन सिंथेसिस मोर हो, ठीक है, तो हमारे पास उस न्यूप्लेजिया को हम लोग एक नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं डिस्मोप्लेजिया। क्या कहते हैं इसको? डिस्मोप्लेजिया। तो डिस्मोप्लेजिया में हमारे पास याद रखना, ये सेल क्या होगा? हार्ड होगा, रिजिड सेल होगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू नॉर्मल न्यूप्लास्टिक सेल विच इज फ्लैशी इन नेचर। ठीक है, तो डिस्मोप्लेजिया के बारे में हम लोगों ने बात कर दी। डिस्मोप्लेजिया क्या है? अगर हमारे पास कोलेजन का अमाउंट ज्यादा होगा स्ट्रोमा के अंदर, जो कि कौन बना रहे हैं? हमारे पास पेरेन्काइमल सेल बना रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं डिस्मोप्लेजिया। ये दोनों हमारे पास क्या थे? कंपोनेंट ऑफ द न्यूप्लेजिया। हम लोगों ने न्यूप्लेजिया के बारे में बात की। न्यूप्लेजिया हमारे पास क्या होता है? एक एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू होता है जो कि हमारे पास ग्रो कर रहा होता है। ठीक है, ऑटोनोमसली हमारे पास ग्रोथ हो रही होती है। और इसके बाद हम लोगों ने बात की कंपोनेंट की। अब हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ द
नोमेनक्लेचर ऑफ द न्यूप्लेजिया, ठीक है, नोमेनक्लेचर। अच्छा, नोमेनक्लेचर हम लोग कैटेगरी बनाते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग जो न्यूप्लेजिया को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होता है बिनाइन और एक हमारे पास होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर, ये मेलिग्नेंट न्यूप्लेजिया, ठीक है। अच्छा, न्यूप्लेजिया नोमेनक्लेचर जो हमारे पास बिनाइन के लिए अलग होती है और मेलिग्नेंट के लिए अलग होती है। अच्छा, बिनाइन की जो हमारे पास जितने भी बिनाइन हमारे पास न्यूप्लेजिया होंगे उनके सुफिक्स जो होगा एंड में जो आएगा ओमा आएगा। क्या आएगा? ओमा। जैसे हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट वाले को क्या कहेंगे? फाइब्रोमा। कार्टिलेज के सेल को क्या कहेंगे? कॉन्ड्रोमा, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट के सेल को क्या कहेंगे? उसके कैंसर बिनाइन ट्यूमर को क्या कहेंगे? ओस्टियोमा। देखिए आखिर में क्या आ रहा है? ओमा आ रहा है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस इज द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन जो आप लोगों ने याद रखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऐसे सेल हैं जिनके आखिर में ओमा तो आ रहा है लेकिन वो हमारे पास बिनाइन नहीं है, वो क्या होंगे? मेलिग्नेंट ट्यूमर होंगे। तो उसमें हमारे पास जो सबसे पहले आता है उसको हम लोग कहते हैं सेमिनोमा, ठीक है, लिम्फोमा। इसी तरीके से हमारे पास होता है मीजोथेलियोमा, मीजोथेलियोमा। इसी तरीके से हमारे पास आता है हेपाटोमा, ठीक है। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल थी जो कि आप लोगों ने याद रखनी है। दीज आर एक्सेप्शन, दीज एग्जाम्पल आर मेलिग्नेंट न्यूप्लेजिया बट देयर एंड इज एंड विद ओमा, ठीक है। इनके एंड में ओमा आ रहा है लेकिन ये हमारे पास बिनाइन ट्यूमर नहीं है बल्कि क्या है? हमारे पास मेलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों ने बात करनी है मेलिग्नेंट ट्यूमर की, नोमेनक्लेचर की। इसको हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक हमारे पास वो जो मीजनकाइमल ओरिजिन होगा, वो ट्यूमर जो मीजनकाइमल ओरिजिन होगा उसका क्या नाम होगा, और वो जो हमारे पास एपिथेलियल ओरिजिन होगा उसका क्या नाम होगा। तो मीजनकाइमल वाला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सारकोमा। क्या कहेंगे? सारकोमा। और इसी जो एपिथेलियल होगा उसको क्या कहेंगे? कार्सिनोमा। क्या कहेंगे? कार्सिनोमा। तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। जैसे कि हमारे पास सारकोमा, यहाँ पर क्या होगा? कॉन्ट्रोसारकोमा। इसकी एग्जाम्पल में क्या आएगा? कॉन्ट्रोसारकोमा, ओस्टियोसारकोमा, फाइब्रोसारकोमा, लाइपोसारकोमा। तो यहाँ पर जितने भी आएंगे वो हमारे पास क्या होंगे? मीजनकाइमल ओरिजिन। जितने भी अभी मैंने आप लोगों को बताया वो हमारे पास क्या थे? मीजनकाइमल। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? आप लोगों ने अच्छा, इसको हम लोगों ने फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक वो जो हमारे पास ग्लैंडुलर पैटर्न अपनाते हैं और एक वो जो हमारे पास प्रोजेक्शन निकलती है, ठीक है, प्रोजेक्शन लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमारे पास निकलती है वो, ठीक है। जो ग्लैंडुलर होता है उसको हम लोग कहते हैं, देखो एपिथेलियल ओरिजिन है, ग्लैंडुलर है, तो इसको कहते हैं एडिनो। एडिनो इज फॉर ग्लैंड एंड कार्सिनोमा इज फॉर एपिथेलियल, सही। एडिनो कार्सिनोमा। प्रोजेक्शन के लिए क्या होगा? प्रोजेक्शन के लिए देखें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, पेपिलोमा। क्या कहेंगे इसको? पेपिलोमा। ये बातें आप लोगों ने याद रखनी, ठीक है। तो मीजनकाइमल ओरिजिन को सारकोमा, एपिथेलियल वाले को कार्सिनोमा। अच्छा, ये हमारे पास थे कुछ नॉर्मल और मतलब एक ही उससे ड्राइव हो रहे थे। कुछ ऐसे होते हैं जो मिक्स होते हैं जिनमें बेनाइन और मेलिग्नेंट दोनों होते हैं। सॉरी, मेलिग्नेंट में ही मेलिग्नेंट में ही हमारे पास ये दोनों मीजनकाइमल और एपिथेलियल दोनों होते हैं। उसको फिर हम लोग कहते हैं एडिनोसारकोमा, ठीक है। एडिनो कार्सिनोमा हो गया, ये तो हमारे पास सिंगल आ गया। इसको हम लोग फिर दोनों को क्या करते हैं? कार्सिनो सार्कोमा, ठीक है, एडिनो स्क्वामस सार्कोमा, ठीक है। ये हम लोग करते हैं किसमें? इसकी कैटेगराइजेशन में। अच्छा, एक और कैटेगरी है, स्पेशल कैटेगरी, जिसको हम लोग कहते हैं टेराटोमा। टेराटोमा हमारे पास क्या है? देखें, ये जितने भी हमारे पास न्यू प्लास्टिक सेल थे ये एक सेल से ड्राइव हो रहे थे। अगर वो तीनों जर्म लेयर से अगर ड्राइव हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं टेराटोमा, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल आप लोगों ने जो याद रखनी है वो ओवरी की हो गई और टेस्टिस की हो गई। ये आप लोगों ने याद करनी है कि हमारे पास वो कौन से सेल हैं जो हमारे पास टेराटोमा फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो वो हमारे पास ओवरी और टेस्टिस के होते हैं, ठीक है। एक ये आप लोगों ने याद करना, टेराटोमा क्या होता है। एक और टर्म होती है हमारे पास एम्ब्रियोमास। ये रोबिन्स में लिखी थी, इस वजह से बता रहा हूँ। एम्ब्रियोमास, ये इसी को हम लोग कहते हैं ब्लास्टोमास।
तो ये वो सेल है जो प्रिमिटिव सेल होते हैं, उसके अंदर अगर कैंसर हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियोमास या ब्लास्टोमास। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों के माइंड में डायरेक्ट क्लिक हो जाएगा, जैसे रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा देखें लास्ट में आ रहा भी है, तो ये हमारे पास क्या है, एक ब्लास्टोमा है, कंडीशन है, ठीक है। और ये किस एज में होती है, लेस देन 5 ईयर, लेस देन 5 ईयर ओल्ड के चाइल्ड बच्चों में एक कंडीशन, लेस देन 5 ईयर, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी कि एम्ब्रियोमास क्या होता है हमारे पास, टेराटोमा क्या होता है, मिक्स ट्यूमर क्या होता है हमारे पास, बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, अभी इस पर डिटेल में बात करेंगे। ये तो अभी हम लोग नोमेनक्लेचर कर रहे थे। अच्छा, एक बात आप लोगों ने जो याद रखनी है, स्टडी ऑफ कैंसर को हम लोग क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ कैंसर को हम लोग कहते हैं ऑन्कोलॉजी। इसीलिए ये बहुत ड्रास्टिक ब्रांच है नाउअडेज। हमारे पास जो है ना बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि किस वजह से हमारे पास कैंसर का जो है ना प्रेवलेंस हो रही है। तो वो कौन सी फील्ड में हम लोग कैंसर के बारे में पढ़ते हैं, उस फील्ड को हम लोग कहते हैं ऑन्कोलॉजी, ठीक है। अभी तक जो हम लोगों ने बात की थी वो हम लोगों ने बात कर ली किसकी, नोमेनक्लेचर के बारे में अभी बात की, ठीक है। एक टर्म होती है जिसको हम लोग कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, एक का नाम होता है हमार्टोमा, ठीक है, एक का नाम होता है, कंपेरिजन में करा रहा हूँ आसानी हो जाएगी, हमार्टोमा, एक का नाम होता है कोरियोस्टोमा, ठीक है। देखें इसके एंड में भी ओमा ओमा आ रहा है, लेकिन ये हमारे पास ना ही बेनाइन कंडीशन है ना ही मैलिग्नेंट कंडीशन है। हमार्टोमा क्या होता है, देखिए हमार्टोमा हमारे पास होता है एबनॉर्मल टिश्यू प्रेजेंट ऑन नॉर्मल साइड, ठीक है, जो इसकी अपनी नेचुरल पोजीशन होगी टिश्यू की वहां पर मौजूद होगा, लेकिन वो क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। एग्जाम्पल में आप लोग ये कर सकते हैं, लंग्स के अंदर जो हमारे पास ट्रेकिया होता है वहाँ कार्टिलेज होते हैं, वो हमारे पास एबनॉर्मल उनके स्ट्रक्चर हो जाते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट अपने नॉर्मल पोजीशन में ही होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग उसको देख सकते हैं। कोरियोस्टोमा इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, वो क्या होगा, नॉर्मल टिश्यू होंगे, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट कहाँ होंगे, ऑन एबनॉर्मल साइड को हम लोग एक्टोपिक साइड भी कह सकते हैं, जो उसकी नॉर्मल पोजीशन नहीं है वो वहां पर भी है। जैसे हमारे टंग के ऊपर बोन का आ जाना इज एन एग्जांपल ऑफ कोरियोस्टोमा, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है कि हमारे पास हमार्टोमा क्या होता है और कोरियोस्टोमा क्या होता है। कोरियोस्टोमा हमारे पास क्या है, नॉर्मल टिश्यू प्रेजेंट ऑन दी एक्टोपिक साइड, और हमार्टोमा क्या है, एबनॉर्मल टिश्यू प्रेजेंट ऑन दी नॉर्मल साइड। इसकी एग्जांपल आप लोगों को जो मैंने बताई वो इनफ है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास जो थी वो बेसिक के अंदर लिखी हुई थी, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूप्लेजिया, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूप्लेजिया, ठीक है। देखें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूप्लेजिया हम लोग दो ही कैटेगरी की बात करेंगे, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट की। तो कुछ पॉइंट है जिसकी बेसिस पर हम लोग कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। पहला हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ ग्रोथ, क्या होगा, रेट ऑफ ग्रोथ, इससे देखेंगे। दूसरा हमारे पास क्या होगा, हम क्लिनिकली फाइंडिंग करेंगे, क्लिनिकल फीचर क्या है। तीसरा हमारे पास क्या है, ग्रोथ फाइंडिंग क्या है, ठीक है। चौथा हमारे पास क्या है, माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग क्या है, और लास्ट में हम लोग देखेंगे स्प्रेडिंग क्या है, कितनी है, स्प्रेड ऑफ ट्यूमर में देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ ग्रोथ के बारे में। ये पहला फीचर है, हम लोग दो ही उसमें देखेंगे, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, एक बेनाइन में होगा और एक मैलिग्नेंट में होगा, ठीक है, बेनाइन और मैलिग्नेंट, ठीक है। तो रेट ऑफ ग्रोथ किस में ज्यादा होगी, ऑब्वियसली मैलिग्नेंट वाला क्या होगा, इसके अंदर रैपिड ग्रोथ होगी, इसके अंदर रैपिड ग्रोथ होगी, और इसके अंदर क्या होगी, स्लो, ठीक है। एक टर्म होती है हमारे पास डबलिंग टाइम, तो डबलिंग टाइम किसका ज्यादा होगा, ऑब्वियसली डबलिंग टाइम का मतलब ये है कौन ज्यादा टाइम लेकर दो सेल बना रहे हैं। तो ये बेनाइन वाले का क्या होगा, डबलिंग टाइम, मोर डबलिंग टाइम होगा, मोर डबलिंग टाइम होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, लेस होगा। ये बात याद रखनी है, एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि डबलिंग टाइम किसका ज्यादा है, तो डबलिंग टाइम हमारे पास बेनाइन ट्यूमर का ज्यादा है। तो रेट ऑफ ग्रोथ हमारे पास बेनाइन ट्यूमर में स्लो होती है और मैलिग्नेंट में क्या होती है, ज्यादा होती है। अच्छा, इसका रीजन, जो इसके पीछे रीजन है वो क्या है, डिफरेंशिएशन है। ये डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसमें बात करते हैं हम लोग। बस अभी ये याद रखें, जो वेल डिफरेंशिएटेड सेल हो गया उसके अंदर क्या होगी, उनके अंदर स्लो रेट ऑफ ग्रोथ होगी, और जो अनडिफरेंशिएटेड होंगे उनके अंदर क्या होगी, फास्ट या रैपिड ग्रोथ होगी, ठीक है।
ये बात याद रखनी, जो वेल डिफरेंशिएटेड होगा उनके अंदर क्या होगी, स्लो रेट ऑफ ग्रोथ, और जो हमारे पास अनडिफरेंशिएटेड होगी उनके क्या होगी, रैपिड ग्रोथ होगी। ये बात हम लोगों ने की रेट ऑफ ग्रोथ में। अभी हमारे पास दूसरा जो आप लोगों को मैंने बताया वो क्लिनिकली था। क्लिनिकली हमारे पास क्या होगा, तो क्लिनिकली हमारे पास देखें, क्लिनिकली हमारे पास कोई पेशेंट आया तो हम लोग क्या, बिनाइन वाले में हमारे पास क्या होगा वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। बिनाइन वाले में स्लो प्रोग्रेसिव होगा और मैलिग्नेंट वाले में क्या होगा, रैपिड होगा, ठीक है, रैपिडली ग्रोइंग होगा। ये स्लो ग्रोइंग होगा, ये रैपिडली ग्रोइंग होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये एसिम्टोमेटिक हो सकता है, एसिम्टोमेटिक मतलब कोई सिम्टम आप लोगों को नजर नहीं आएंगे, लेकिन ये वाला इसके अंदर बहुत ज्यादा हमारे पास सिम्टम नजर आ सकते हैं, ठीक है। इसके तो अंदर आप लोगों को जो है ना एनोरेक्सिया भी हो सकता है, भूख नहीं लग सकती, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को भूख नहीं लग रही, इट इज अ कॉज ऑफ मैलिग्नेंसी, ठीक है, चेक कैन बी अ कॉज ऑफ एनोरेक्सिया हो गया। इसी तरीके से वेट लॉस हो गया, किसी बंदे का वेट लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसको भी क्या हो सकती है, हमारे पास ट्यूमर कैंसर हो सकता है। तो हमारे पास एनोरेक्सिया हो गया, वेट लॉस हो गया, ये हमारे पास किस में आ जाएंगे, मैलिग्नेंट ट्यूमर में। इस अगर कोई पेशेंट आप लोगों के पास आ रहा है, भाई उसको भूख नहीं लग रही, उसका वेट लॉस हो रहा है, तो ये क्या है, साइन एंड सिम्टम हो गए किसके, कि ये पेशेंट इज अंडर द मैलिग्नेंट, कैन बी अंडर द मैलिग्नेंट, ठीक है। तो ये क्लिनिकली फाइंडिंग थी। तीसरा हमारे पास जो पॉइंट आता है वो क्या था, ग्रोस फाइंडिंग। ग्रोस फाइंडिंग में हमारे पास देखें, ये वाला बिनाइन वाला क्या होगा, ये ओवल इन शेप होगा, राउंड होगा, ठीक है, वेल कैप्सुलेटेड होगा, वेल कैप्सुलेटेड होगा, ठीक है। और ये अपने जो सराउंडिंग वाले टिश्यू हैं उनको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, कंप्रेस किसको करेगा, सराउंडिंग वाले सेल को। और ये मैलिग्नेंट वाला क्या होगा, इररेगुलर इन शेप होगा, इररेगुलर इन शेप होगा, अनकैप्सुलेटेड होगा, ठीक है। और तीसरा हमारे पास क्या है, ये कंप्रेसिव नहीं होगा, क्या होगा, बल्कि इन्वेजिव होगा, मतलब ये दूसरे सेल के अंदर क्या करेगा, इन्वेड, दाखिल हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, ग्रोस फाइंडिंग की। चौथी जो हमारे पास आती है वो क्या थी, वो हमारे पास थी माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक। अच्छा, मैंने अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों को डिफरेंशिएशन का बताया था। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन हमारे पास ये होता है, लेट्स से हमारे पास ये क्या है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इस पर हमारे पास सेल है, ये क्या है, सेल है। यहाँ पर ये जो हमारे पास सेल हैं ये चले गए किस पर, इनके अंदर कैंसर हो गया, ठीक है, म्यूटेशन हुई, इन लोगों ने कैंसर कोज कर दिया। तो फिर हम लोग इसके साथ मॉर्फोलॉजी भी देखेंगे, इसका फंक्शन भी देखेंगे। अगर ये रिजेम्बलेंस शो कर रहा होगा, अगर इसकी रिजेम्बलेंस, मैं अभी डिफरेंशिएशन की डिफिनेशन बता रहा हूँ, अगर ये रिजेम्बलेंस शो करेगा, रिजेम्बलेंस किस किस मामले में, मॉर्फोलॉजी के बेस पर और फंक्शन की बेस पर, तो फिर हम लोग कहेंगे नॉर्मल सेल के साथ इस ट्यूमर सेल की क्या रिजेम्बलेंस है, उसकी बेस पर हम कहते हैं अगर ये इसके साथ रिजेंबल कर होगा तो हम लोग कहेंगे यार इसके अंदर ये डिफरेंशिएशन है, वेल डिफरेंशिएटेड। अगर कुछ कर होगा तो हम लोग कहेंगे मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड है, बिल्कुल नहीं कर रहे तो हम लोग क्या कहेंगे, लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन है। क्या है, लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन। जिसका एक और नाम होता है जिसको कहते हैं एनाप्लेशिया। क्या कहते हैं, एनाप्लेशिया। एनाप्लेशिया इज द होल मार्क ऑफ मैलिग्नेंसी, ठीक है, ये क्या है, होल मार्क ऑफ मैलिग्नेंसी है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, इसी एनाप्लेजिया के हम लोग अभी कुछ पॉइंट करते हैं जो कि आप लोगों ने याद रखने। क्या क्या होंगे एनाप्लेजिया के वो पॉइंट जो जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। हमारे पास क्या है, पहला लॉस ऑफ पोलैरिटी, ये एनोरेक्सिया के पॉइंट है, ठीक है, लॉस ऑफ पोलैरिटी। अच्छा, पहले पोलैरिटी का पता हो फिर ही लॉस होगी ना, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो पोलैरिटी क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ सेल, ओरिएंटेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड पोलैरिटी। अच्छा, यहाँ जो हम लोग पोलैरिटी की बात कर रहे हैं वो असल में बेजल सेल पोलैरिटी की बात करते हैं। बेजल सेल पोलैरिटी क्या है, ये एक सेल है, ठीक है, इसका जो न्यूक्लियस है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के करीब है, तो इसको हम लोग कहेंगे भाई इसकी बेजल सेल पोलैरिटी क्या है, इंटैक्ट है। लेकिन अगर क्या हुआ, इस न्यूक्लियस जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है, कहीं और चला गया, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसकी लॉस ऑफ पोलैरिटी होगी, बेसल सेल पोलैरिटी। तो हमारे पास बेनाइन ट्यूमर के अंदर क्या होगी, इंटैक्ट रहेगी, मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर क्या होगी, एनाप्लेजिया के अंदर क्या होगी, ये लॉस हो जाएगी, लॉस ऑफ पोलैरिटी होगी। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो आप लोगों ने याद रखना है वो हमारे पास पिलियोमॉर्फिज्म है। पिलियोमॉर्फिज्म है। पिलियोमॉर्फिज्म किसको कहते हैं, पिलियोमॉर्फिज्म कहते हैं डिफरेंट शेप एंड साइजेस, डिफरेंट शेप एंड साइजेस ऑफ सेल।
शेप एंड साइजेस ऑफ सेल। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बिनाइन वाले में दोबारा हमारे पास क्या होंगे, नो प्लियोमॉर्फिज्म, लेकिन मेलिग्नेंट वाले में डिफरेंट शेप एंड साइजेस के सेल आप लोगों को मिल सकते हैं। ठीक है, इसी के बाद अगला पॉइंट होता है, ये तो सेल की बुनियाद पर, न्यूक्लियस की बुनियाद वाले को क्या कहेंगे, एन आइसोन्यूक्लियोसिस। ये टर्म भी आप लोगों की बुक में लिखी हुई है, एन आइसोन्यूक्लियोसिस। एन मतलब एब्सेंट, आइसो मीन सेम, न्यूक्लियोसिस मतलब शेप ऑफ द न्यूक्लियस। तो हमारे पास बिनाइन ट्यूमर में एन आइसोन्यूक्लियोसिस नहीं होगा, एन आइसोन्यूक्लियोसिस वहां पर बिनाइन में नहीं होगा, ये बात याद रखना है। किस में होगा, एन मतलब डिफरेंट, आइसो यहाँ पर आप लोगों के पास मेलिग्नेंट में ये होगा। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, चौथी चीज हमारे पास जो आएगी वो एनसी रेशो होता है, एनसी रेशो। तो एनसी रेशो हम लोग देखते हैं किसमें, एन का मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशो। तो ये सेल है, नॉर्मली हमारे पास न्यूक्लियस का जो है वो रेशो बहुत कम होता है, साइटोप्लाज्म का ज्यादा होता है। तो हमारे पास नॉर्मली कितना होता है, 1:4 या 1:6, मतलब 4 या 6 टाइम ज्यादा हमारे पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। लेकिन जो हमारे पास मेलिग्नेंट कंडीशन होती है उसके अंदर न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाता है, तो हमारे पास 1:1 आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास एनसी रेशो इंटेक किस में रहेगा, बिनाइन ट्यूमर में या नॉर्मल सेल में। ठीक है, मेलिग्नेंट में ये क्या हो जाएगा, इसका एनसी रेशो डिस्टर्ब हो जाएगा। कितना हो जाता है, 1:1, मतलब न्यूक्लियस का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हमारे पास 1:1 हो गया, न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाएगा। तो अच्छा, न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाएगा तो हमारे पास अगर हम स्टेनिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइपर क्रोमेटिज्म मिलेगा। ठीक है, हाइपर मतलब इंक्रीज, क्रोमेटिज्म मतलब स्टेनिंग मतलब कलर। ठीक है, हाइपर क्रोमेटिज्म किस में मिलेगा, हमारे पास मेलिग्नेंट में, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। लास्ट पॉइंट हमारे पास जो इसमें आएगा वो क्या होगा, माइटोटिक फिगर। ठीक है, माइटोटिक फिगर हमारे पास नॉर्मली स्पिंडल शेप फॉर्मेशन हमारे पास क्या होगी, बाय स्पिंडल होती है। मतलब ये मेरे पास यहीं पर बना देता हूँ, ये मेरे पास क्या है, एक क्रोमोसोम है। जब सेल डिवीजन होती है तो हमारे पास क्या होता है, सेल जो है यहाँ से स्पिंडल फाइबर बनाता है। ठीक है, वो इसको क्या करता है, खींचता है और सेल डिवाइड हो जाता है। लेकिन हमारे पास यहाँ क्या होता है, देखें बाय स्पिंडल बना, लेकिन मेलिग्नेंट वाले में ये बाय स्पिंडल भी हो सकते हैं और बहुत ज्यादा स्पिंडल फॉर्मेशन भी हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट शेप एंड साइजेस के ये सेल बन सकते हैं। तो प्लियोमॉर्फिज्म का कॉज क्या होगा, डिस्टर्ब माइटोटिक फिगर, मतलब इंक्रीज माइटोटिक फिगर बनेगी तो हमारे पास क्या होगा, प्लियोमॉर्फिज्म होगा। ये 4 पॉइंट हमारे पास किस में आ रहे थे, ये हमारे पास 4 पॉइंट आ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी एनाप्लेजिया। इसके बाद हम लोग स्प्रेड ऑफ ट्यूमर के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। सो होप सो आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। ओके।